4 अगस्त 1972 पूरी दुनिया की न्यूज बुलेटिन में अचानक एक खबर सुनाई दी। खून चूसने वाले इन खटमलों को देश से निकाल कर बाहर करो। ये खबर थी अफ्रीका के एक देश की, जहां के तानाशाह ने 60 से 70 हजार भारतीयों को अचानक देश छोड़ देने का आदेश दे दिया था। दोस्तों, वो देश था युगांडा और ये बयान उस देश के तानाशाह ईदी अमीन ने दिया था। 6 फीट और 4 इंच लंबे और 135 किलो वजनी ईदी अमीन को युगांडा का कसाई या बुचर ऑफ युगांडा कहा जाता था। दोस्तों, अगर आप हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाहों को बेरहम मानते हैं तो ईदी अमीन क्रूरता के मामले में इनसे भी आगे था। दोस्तों, ये वही इंसान था जो ह्यूमन बॉडीज के पास बैठकर घंटों तक बातें करता था। इवन उसको आदमखोर तक कहा जाता था। जी हाँ, ईदी अमीन पर इंसानी फ्लैश यानी इंसानी मांस खाने के आरोप लगते थे और इसकी दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने अपने राज में युगांडा के सभी प्रिजन्स को बंद कर दिया था, क्योंकि इसके सजा देने का अंदाज काफी अलग था। इसे जो भी इसके खिलाफ नजर आता था वो उसे जिंदा नाइल रिवर में फेंकवा देता था। और दोस्तों, ईदी अमीन ने सिर्फ 8 साल के शासनकाल में 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ईदी अमीन के इतने बेरहम, निर्दयी और खूंखार होने के बावजूद भी युगांडा के लोगों ने 8 साल तक उसे अपना प्रेसिडेंट क्यों बनाए रखा। दूसरा सवाल ये है कि आखिर भारतीयों ने उसका क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से वो भारतीयों से इतनी नफरत करता था। और आखिरी सवाल कि कैसे उसने एक आम इंसान से तानाशाह बनने का सफर तय किया। दोस्तों, ये वीडियो हमारी डिक्टेटर सीरीज की अगली कड़ी है और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसमें आप एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। अर्ली लाइफ एंड मिलिट्री करियर। दोस्तों, ईदी अमीन का जन्म 1925 में कोबोको नाम के एक कस्बे में हुआ था। अमीन के पिता का नाम एंड्रियास नयाबीर था, जो रोमन कैथोलिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने अपना नाम अमीन दादा रख लिया था। अमीन की मां का नाम लुकबारा था और अमीन के जन्म के कुछ ही सालों बाद उसके माँ और बाप अलग हो गए थे। उसकी माँ अमीन को लेकर पोम्बो सिटी आ गई और बिना नौकरी के शहर में गुजारा करना आसान नहीं होता था। ऊपर से युगांडा में भयानक गरीबी भी थी। उनके पास ठीक से खाने तक के पैसे नहीं थे और इसीलिए अमीन की माँ उसे ज्यादा पढ़ा नहीं सकी और 4th क्लास के बाद से अमीन ने पढ़ाई छोड़ दी। अमीन अब पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। कई सारे काम करने के बाद आखिरकार 1946 में अमीन ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्मी की एक रेजिमेंट किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हो गया। दोस्तों, रेजिमेंट में शामिल होना अमीन के लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था, क्योंकि पावर होती क्या है उसको रेजिमेंट में आकर पता चली। और वो कैसे, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, उस दौरान युगांडा पर ब्रिटिशर्स का शासन था और युगांडा में लार्ज स्केल पर लैंड कॉन्फिस्केशन किया जा रहा था, जिससे लोकल फार्मर्स और ट्राइब्स ने अपनी ही भूमि पर अधिकार खो दिया था। कॉलोनियल गवर्नमेंट सिर्फ कॉफी और कॉटन की फसलों को बढ़ावा दे रही थी, जिसकी वजह से लोकल फूड प्रोडक्शन में कमी आने लगी थी और युगांडा के लोगों को भूखे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी भी बढ़ती जा रही थी और अंग्रेज युगांडा के नेचुरल रिसोर्सेज का लार्ज स्केल पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। वो लोग माइनिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे थे और इसके साथ ही माइनिंग हो या फिर एग्रीकल्चर, युगांडा के लोगों को लो वेजेस पर मेहनत करनी पड़ रही थी, जबकि उनके प्रोडक्शन का ज्यादातर फायदा ब्रिटिश कंपनीज को हो रहा था। इससे लोगों में रोष था और यही कभी कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलनों में बदल जाता था। और ऐसे समय में ब्रिटिशर्स ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए KAR यानी किंग्स अफ्रीकन राइफल्स को इस्तेमाल में लाया। और दोस्तों, ये वही KAR थी जिसे अमीन ने ज्वाइन किया था। दोस्तों, KAR ज्वाइन करने के बाद अमीन को वहां एक बावर्ची का काम दिया गया था और यहाँ पर इसने अंग्रेजों के प्रति खूब वफादारी दिखाई। अंग्रेजों ने अमीन को 1947 में 21वीं KAR पैदल बटालियन के हिस्से के रूप में केन्या में ट्रांसफर कर दिया, जहां वो माऊ माऊ के खिलाफ अभियान का हिस्सा था। जल्द ही उसे शिफ्टा विद्रोहियों से लड़ने के लिए सोमालिया में भी तैनात किया गया, जहां उसने अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे विद्रोह के दमन के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान उसने अपने ही लोगों को बहुत बेरहमी से मारा और इस विद्रोह को दबाने के लिए अमीन ने बहुत सारा खून खराबा किया। उसने लोगों को जिंदा जमीन में दफन किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उसकी वफादारी को देखकर 1953 में उसे सार्जेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। दोस्तों, 6 फीट 4 इंच लंबा ईदी अमीन दिखने में काफी प्रभावशाली था, जिसे देखते हुए अंग्रेजों ने इसे रग्बी खेलना और लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग करने की ट्रेनिंग दी। ब्रिटिश आर्मी में काम करने के दौरान ये 1951 से लेकर 1960 तक लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा और इसके अलावा उसने दूसरे कई खेल भी खेले, जिसकी वजह से ब्रिटिश आर्मी में ये काफी फेमस हो गया। इसी दौरान 1959 में उसे एक 2nd क्लास रैंक का वारंट ऑफिसर बना दिया गया, जो KAR के भीतर ब्लैक अफ्रीकन सोल्जर्स के लिए सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी। इसी साल अमीन युगांडा वापस आया और 1961 में ये कमीशन ऑफिसर बन गया। ये डेजिग्नेशन अब तक केवल 2 ही अफ्रीकन को दी गई थी और उनमें से भी
अमीन एक खुद ही था। कमीशन ऑफिसर बनते ही अमीन ने पूरे युगांडा में आतंक मचा दिया और उसके पास अब आर्मी की पूरी पावर थी। उसकी दरिंदगी का कहर पूरे देश पर छाया हुआ था और उसने आर्मी की पावर के दम पर अब युगांडा में अपना सिक्का चलाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसी दौरान उसकी मुलाकात ब्रिटिश आर्मी के एक हायर रैंकिंग ऑफिसर मिल्टन ओबोट से हुई और ओबोट भी अमीन की ही तरह एक प्रभावशाली व्यक्ति था और क्योंकि दोनों का मिजाज काफी सिमिलर था, इसीलिए दोनों ने ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी में काफी नाम कमाया। इन दोनों ने मिलकर अफ्रीका से सोने और अफ्रीकी हाथी के दांतों की स्मगलिंग शुरू कर दी और क्योंकि ये दोनों हायर रैंकिंग ऑफिसर थे, इसीलिए किसी को इन पर शक भी नहीं हुआ और कुछ समय बाद ये अंग्रेजी कारतूस, बुलेट्स और गन्स की स्मगलिंग भी करने लगे और अब इनके पास पैसा और पावर दोनों थी। पैसा और पावर आने के बाद दोनों सिर्फ स्मगलिंग तक ही खुद को सीमित रखना नहीं चाहते थे और अब उनकी नजरें युगांडा की गद्दी पर थी। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स को इनके कारनामों की भनक लग गई और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन दोनों की जांच की मांग की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक अमीन और ओबोट ने युगांडा के लोगों को ब्रिटिशर्स से आज़ादी की मांग के लिए उकसाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद युगांडा के लोग अपने फ्रीडम को लेकर सड़कों पर उतरने लगे और इसी का फायदा उठाते हुए ओबोट ने अपने आप को युगांडा का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया और आखिरकार 70 साल ब्रिटिशर्स के द्वारा राज किए जाने के बाद युगांडा को 9 अक्टूबर 1962 में आजादी मिल गई और युगांडा गणराज्य की स्थापना हुई। दोस्तों, मिल्टन ओबोट को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और आर्मी पर ईदी अमीन के प्रभाव को देखते हुए उसे कमांडर ऑफ आर्मी बनाया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको युगांडा के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, युगांडा में मेन पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास होती है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि फरवरी 1965 में ओबोट और अमीन पर तस्करी इल्जाम लगते हैं, उन पर कार्रवाई बैठने की मांग की जाती है और तब ओबोट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए एक्टिंग प्रेसिडेंट पद पर काबिज युगांडा के कबाका एडवर्ड मुतेसा को हटाकर एक नया संविधान लागू करा देते हैं और खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट अनाउंस कर युगांडा की सारी पावर अपनी कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ईदी अमीन अब भी कमांडर ऑफ आर्मी ही था और अमीन अब ओबोट से जलने लगा था क्योंकि एक समय पर दोनों एक जैसे पद पर होने के बावजूद ओबोट आज प्रेसिडेंट था और अमीन उसके अंडर एक ऑफिसर। और दोस्तों, यही वो वजह थी कि दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया और अमीन अब ओबोट के अंदर काम नहीं करना चाहता था। वो अब उससे सत्ता हथियाना चाहता था, लेकिन ओबोट के देश में रहते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं था और ऐसे में अमीन ने सत्ता को पाने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। उसने गरीब और पिछड़े लोगों को आर्मी में रिक्रूट करना शुरू किया और वो उनके साथ उठता बैठता और उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग देता, जिसकी वजह से वो लोग अमीन को भगवान की तरह पूजने लगे। लगभग एक दशक तक आर्मी को लीड करते हुए उसने आर्मी को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया और लगातार युगांडा की आर्मी में ट्रूप्स में माइनॉरिटी को रिक्रूट करने की वजह से अब आर्मी में अमीन के वफादार माइनॉरिटी ट्रूप्स की संख्या बढ़ गई। अब दोस्तों, 1969 में अमीन ने मौका पाते ही ओबोट पर जानलेवा हमला करवा दिया। हालांकि ओबोट तो बच गए, लेकिन अब उसने अमीन की वफादारी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ओबोट को अमीन को चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस बनाना अपनी भूल लगने लगी, जिसके बाद अक्टूबर 1970 आते आते ओबोट ने अमीन से सेना की कमान वापस ले ली और इसे खुद कंट्रोल करने लगा। ओबोट के इस फैसले ने अमीन को और अधिक खतरनाक बना दिया और अब वो युगांडा की गद्दी पर बैठने के साथ ही ओबोट को मारना चाहता था। अब वो पहले से ज्यादा युगांडा के लोगों में ओबोट के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने लगा। हालांकि ओबोट की इमेज पहले से ही खराब थी और इसकी स्मगलिंग और करप्शन के किस्से बच्चे बच्चे को पता थे। ओबोट युगांडा की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा था और लगातार बढ़ती गरीबी और भुखमरी ने पहले से ही लोगों को ओबोट के खिलाफ कर दिया था। अमीन ने इस सब का फायदा उठाया और 25 जनवरी 1971 को जब ओबोट सिंगापुर में हो रहे कॉमनवेल्थ समिट मीटिंग को अटेंड कर रहा था, तभी युगांडा में अमीन ने आक्रामक रुख अपनाया और अपने वफादार ट्रूप्स को लेकर ओबोट के घर, एयरपोर्ट और सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया और ओबोट को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह अमीन ने युगांडा में तख्ता पलट को अंजाम दिया और ओबोट की खराब इमेज होने के कारण लोगों ने अमीन को अपना नेता मान लिया। 1971 को अमीन ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट अनाउंस करते हुए खुद ही को कमांडर इन चीफ बना लिया और फिर शुरू हुआ ईदी अमीन का आतंकी राज। और आइए जानते हैं तानाशाह के रूप में कैसा था ईदी अमीन। ईदी अमीन एज अ डिक्टेटर। दोस्तों, ईदी अमीन ने सत्ता पर कब्जा करते ही खुद को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया। उसने युगांडा में सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जिन पर वो भरोसा कर सकता था। सत्ता पर कब्जा करने के कुछ समय बाद ही अमीन को ग्रेट ब्रिटेन और इजराइल से मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया।
हालांकि जब उसने इजराइल से एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट मांगे तो उसने मना कर दिया और नतीजतन अमीन ने ज़ायनिज़्म को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बता दें दोस्तों कि ज़ायनिज़्म इजराइल की नेशनल आइडियोलॉजी है और ज़ायनिस्ट मानते हैं कि जुदाइज़्म एक नेशनल आइडियोलॉजी होने के साथ ही साथ एक रिलीजन भी है और जुदाइज़्म को अपने पैतृक देश इजराइल में अपना खुद का राज्य मिलना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जैसे फ्रांसीसी लोगों को फ्रांस मिला था या जर्मन लोगों को जर्मनी मिला। दोस्तों इसके बाद अमीन ने लिबिया के साथ व्यापार करने की कोशिश की और उसने लिबिया से मदद भी ली। लिबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने तुरंत ईदी अमीन को $25 मिलियन की मदद की और साथ ही इन फ्यूचर अमीन के शासन को सपोर्ट देने का भी वादा किया। इसी दौरान अमीन ने ईसाई अकोली और लैंगो क्रिश्चियन ट्राइब्स का मास मर्डर करना शुरू कर दिया, जो कि ओबोट के प्रति वफादार थे, जिसकी वजह से उन्हें खतरा माना जाता था। उसने अपने द्वारा संगठित इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि स्टेट रिसर्च ब्यूरो SRB और पब्लिक सेफ्टी यूनिट यानी PSU के माध्यम से आम जनता को आतंकित करना भी शुरू कर दिया। और इस दौरान जिन सेक्टर्स को निशाना बनाया गया था उसमें वो लोग शामिल थे जिनका समाज में कोई खास प्रभाव था। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियन, जजेस और रिलीजियस लीडर्स और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी शामिल थे। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य उसके शासन का विरोध करने वालों को खत्म करना था। दोस्तों इसके बाद आया 1972 जब ईदी अमीन ने अपनी सारी हदें पार करते हुए युगांडा में बसे एशियाई लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों ये भी किसी कानून के थ्रू नहीं बल्कि अपने एक सपने के बल पर। दरअसल दोस्तों 4 अगस्त 1972 में उसने ऐसा ऐलान किया कि ईश्वर उसके सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि इन खून चूसने वाले विदेशियों को देश से बाहर निकालो। और दोस्तों इसके साथ ही अमीन ने कहा कि एशियाइयों ने अपने आप को युगांडा के लोगों से अलग थलग कर लिया है और उन्होंने युगांडा वासियों के साथ मिलने जुलने की कोई कोशिश नहीं की और वो सिर्फ युगांडा को लूटना चाहते हैं। शुरू में तो अमीन की इस अनाउंसमेंट को एशियाई लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब सेना ने लोगों की संपत्ति पर कब्जा करना शुरू किया तो लोगों को असलियत का एहसास हुआ और उन्हें युगांडा को छोड़ने के लिए सिर्फ 90 दिनों का वक्त दिया गया। सबसे हैरानी वाली बात दोस्तों यहाँ ये थी कि देश छोड़ने वाले सिर्फ अपने साथ 55 पाउंड लेकर ही युगांडा से बाहर जा सकते थे और अफसोसन लोगों ने अपनी सारी संपत्ति वैसे ही छोड़ देश से बाहर जाना शुरू कर दिया। बता दें कि इनमें से करीब 60 से 70 हजार लोग भारतीय थे जो औपनिवेशिक काल से भारत से आकर बसे हुए थे। इस दौरान भारत पहले ही बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था जो 1971 की इंडो पाक वॉर के बाद से भारत में आ गए थे। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने युगांडा का इंटरनल मैटर बताते हुए कोई खास कदम नहीं उठाया। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को युगांडा भेजा, लेकिन वो सिर्फ 10,000 लोगों को ही भारत वापस ला सके और कईयों को नस्ली भेदभाव के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। और दोस्तों अमीन के इतने बड़े फैसले का रिजल्ट ये निकला कि युगांडा की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, क्योंकि एशियंस युगांडा के टैक्स रेवेन्यू का 90% हिस्सा थे, जिसमें मोस्टली बिजनेस में इन्वॉल्व थे। इनके जाने के बाद सैनिक अधिकारियों को बिजनेस चलाने के लिए दिया गया, लेकिन वो इसे ठीक से संभाल नहीं पाए क्योंकि उन्हें बिजनेस का कोई अंदाजा नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कॉमर्स को सही से पूरी तरह से रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सब बिजनेसेस कोलैप्स होने लगे और इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। वैसे तो अमीन ने कई बार ये माना कि ये फैसला लेने की सलाह अल्लाह ने उसके सपने में आकर दी थी, लेकिन अमीन के शासन पर फेमस बुक घोस्ट ऑफ कंपाला को लिखने वाले जॉर्ज एवन स्मिथ लिखते हैं कि इसकी प्रेरणा उसे लिबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी से मिली थी, जिसने उसे सलाह दी थी कि उसकी देश पर पकड़ तभी मजबूत हो सकती है जब वो इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल कर ले। गद्दाफी ने उससे कहा कि जिस तरह उसने अपने देश यानी लिबिया में इटालियन से पीछा छुड़ाया है, उसी तरह वो भी भारतीयों से अपना पीछा छुड़ाए। और दोस्तों एशियाई लोगों के जाने के बाद ईदी अमीन ने ग्रेट ब्रिटेन और इजराइल के साथ संबंध भी तोड़ लिए और इसके बाद भारत ने भी एशियाई युगांडा वासियों के साथ किए गए इस अत्याचार के कारण युगांडा के साथ अपने संबंध तोड़ लिए। ईदी अमीन ने अपने 8 साल के दमनकारी शासन के दौरान हिंसा को इस तरह से जारी रखा कि अमीन को लगभग 6 लाख नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार माना गया। इस दौरान उसने अपनी सेना को उस समय अफ्रीका में बेस्ट आर्मी के रूप में तैयार करना शुरू किया और कहा जाता है कि इसमें सोवियत संघ ने उसकी मदद की थी। इसमें रूस से फाइटर प्लेन्स, MiGs और टैंक्स इत्यादि रूस की तरफ से समर्थन के तौर पर आए थे। ईदी अमीन को भी अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि उसने साउथ अफ्रीका में इंपीरियलिस्ट और पैलेस्टीन के इजरायली से लड़ने तक की धमकी दे दी थी। ईदी अमीन के जुल्म अब पूरी दुनिया में फैल चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमीन की आलोचना की जाने लगी थी। 27 जून 1976 को जब पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन यानी PFLP ने इजराइल से पेरिस जाने वाली फ्रांस की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया, तब अमीन ने इन आतंकियों का युगांडा में स्वागत किया और उन्हें सेना और हथियार मुहैया कराए।
हालांकि बाद में इजरायली कमांडोज ने युगांडा के एयरपोर्ट पर छापा मारकर बंधकों को बचा लिया और इस घटना के बाद अमीन ने कई एयरपोर्ट वर्कर्स को मारने तक का ऑर्डर दे दिया, जिनमें सैकड़ों केनियंस थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इजराइल के साथ साजिश रची थी। और दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला कि समय के साथ ही अमीन के पश्चिमी देशों के साथ संबंध और खराब होते चले गए और उसके सहयोगियों की संख्या कम होती चली गई। और दोस्तों, इसी के साथ उसके पतन की कहानी भी शुरू हो गई। और आइए अब जानते हैं कि कैसे युगांडा के लोगों को ईदी अमीन से आजादी मिली। डाउनफॉल ऑफ ईदी अमीन। दोस्तों, अपने शासनकाल के अंतिम सालों में ईदी अमीन की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो गई और उसके प्रति वफादार लोगों की संख्या कम हो गई। 1977 में उसने जनरल मुस्तफा अदरीसी को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया और अदरीसी को सेना में अपना समर्थन प्राप्त था और उसके पास भी काफी शक्ति थी। अमीन को अदरीसी पर शक हो गया था और उसने अदरीसी के कुछ सैन्य समर्थकों को देश से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से देश में और भी अशांति पैदा हो गई और अदरीसी के प्रति वफादार सैनिकों ने आखिरकार 1978 में विरोध कर दिया और अमीन ने इन विद्रोहियों को कुचलने के लिए सैनिक भेजे जो सीमा पार करके तंजानिया भाग गए। अमीन ने तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे पर अशांति भड़काने का आरोप लगाते हुए तंजानिया पर भी आक्रमण कर दिया और नवंबर 1978 में अमीन के सैनिकों ने तंजानिया के कागेरा सैलिएंट पर हमला किया और उसे कब्जे में ले लिया। इसके 2 सप्ताह बाद ही नेरेरे ने जवाबी हमला किया और युगांडा के सैनिकों को कागेरा सैलिएंट के बाहर खदेड़ दिया। तंजानिया और युगांडा के बीच ये युद्ध पूरे युगांडा में फैल गया और आखिरकार 11 अप्रैल 1979 को जब कंपाला पर कब्जा कर लिया गया तो अमीन को भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो सबसे पहले तो अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के पास पनाह लेने लिबिया पहुंचा और फिर सऊदी अरब पहुंच गया। 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के जिद्दा शहर में रहा और आखिरकार किडनी फेल होने के कारण उसकी डेथ हो गई। युगांडा के लोग ईदी अमीन से इतनी नफरत करने लगे थे कि उन्होंने उसकी लाश को भी अपने हाथ दफनाने की इजाजत नहीं दी। और दोस्तों, इसी तरह से सत्ता के नशे में चूर एक और डिक्टेटर यानी एक और तानाशाह का अंत हुआ। कैसी लग रही है आपको द डिक्टेटर सीरीज? जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऐसे ही किसी और डिक्टेटर पर वीडियो चाहते हैं तो उनका भी नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप में से बहुत लोगों ने विंस्टन चर्चिल का नाम सजेस्ट किया है और हम उन पर भी जल्दी ही एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए वर्ल्ड अफेयर्स। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।